श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, राजधानी रायपुर में हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका नाम था छत्तीसगढ़ क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2024। इस सम्मेलन में अनेक विशेषज्ञों के साथ ही ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर भी शामिल हुए। सम्मेलन में विशेष संरक्षित जनजाति यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स के प्रतिनिधियों के साथ ही वैद्य राज्यों को भी आमंत्रित किया गया था और प्रकृति संरक्षण की दिशा में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई और उनसे सुझाव भी मांगे गए। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, 2 दिन के मंथन के बाद क्या निष्कर्ष निकला और जलवायु परिवर्तन से हो रहे दुष्प्रभावों से बचने में यह सम्मेलन किस तरह से मददगार साबित होगा, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के नोडल अधिकारी और राज्य के अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडेय। श्री पांडेय भारतीय वन सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। पांडेय साहब, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद शुक्ला जी। पांडेय साहब, सबसे पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन पर रायपुर में 2 दिन का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसका उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन पे ये जो 2 दिवसीय कॉन्क्लेव था जी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि देश के विभिन्न राज्यों में जी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं जी उन सब के बारे में सुनना, उसकी जानकारी प्राप्त करना जी और उसको हम कैसे फॉलो करें। कई हम कर भी रहे हैं जी, लेकिन उससे हम किस तरीके से सीख लेकर अपनी स्ट्रेटजी को, अपने एक्शन प्लान को और कितना बेहतर बनाएं, ये मुख्य उद्देश्य था। इस सम्मेलन में किन लोगों को आपने प्रमुख रूप से आमंत्रित किया था, या यूं कहें कि किन लोगों ने इसमें भाग लिया और किन मुद्दों पर इसमें मुख्य रूप से 2 दिनों के दौरान चर्चा की गई? इस कॉन्क्लेव में 17 से अधिक राज्य के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जी जो देश की बड़ी संस्थाएं हैं जैसे कि टेरी दिल्ली है जी नीरी नागपुर है जी और बहुत बड़े एनजीओ जो इससे जुड़े हुए हैं, इस तरीके नोडल ऑफिसर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, पूरे कंट्री से लोगों को इनवाइट किया गया था। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत अच्छे विशेषज्ञ। लगभग कितने लोग आए इसमें? लगभग बाहर से 35 से 40 लोग आए थे। जी, जैसा अभी हमने बताया, अभी अपने जब परिचय दे रहे थे इसमें कि प्रिमिटिव जो ट्राइब्स हैं, जो विशेष संरक्षित जनजातियां हम जिन्हें कहते हैं, उनके भी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, वैद्य राज्यों को भी आमंत्रित किया गया। उनका उद्देश्य क्या था, मतलब उन्हें बुलाने का मकसद क्या था? जी देखिए, उसका मकसद ये था और जो जनजाति आवाज़ है उसको हमने फर्स्ट सेशन में रखा था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जलवायु परिवर्तन का जो इमीडिएट इफेक्ट है, जी, जो उसके वर्स्ट अफेक्टेड लोग हैं, वो वही मार्जिनल लोग हैं जी, उनकी आवाज़ को सुना जाए। बिल्कुल। और वो अभी थोड़ा असर पड़ा है छत्तीसगढ़ में, किस तरीके से वो इम्पैक्टेड हो रहे हैं उसको जाना जाए और फिर उसके सॉल्यूशन को खोजा जाए कॉन्क्लेव में। पांडे साहब, हम सब जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है वो आज के समय में ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम ये चाहेंगे कि यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अभी हम बात करें, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो सम्मेलन की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह का परिवर्तन हम देख रहे हैं? यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें, जलवायु परिवर्तन का जो असर है या जो दुष्प्रभाव हैं, वो किस तरह के हमें देखने में आ रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी हैं जी, उन्होंने इस अवसर पर एक्शन प्लान रिलीज किया। जी, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, SAP-CC जिसको बोलते जी, हैं। जी, जी, ये पिछले कुछ वर्षों से बन रहा था। जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी लगातार स्क्रूटनी कर रही थी जी, और पिछली मीटिंग में कहा गया कि ये ठीक बन चुका है, जी, तो उसको रिलीज किया गया। जी, उसमें डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, जी, उनकी क्या स्ट्रेटजीज हो, उनका क्या एक्शन प्लान हो, उस पर बहुत विस्तार से लिखा गया है। जी, और साथ ही दूसरे राज्यों के जो लोग आए थे उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है, अपने एक्शन है, उसके बारे में बताया। ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये इसके प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप? यदि हम विश्व की बात करें तो क्या प्रमुख कारण है इसके? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ग्रीन हाउसेस गैसें जो इमिट हो रही हैं, जिन्हें हरित उत्सर्जन कहते हैं, विभिन्न कारणों से हो रही हैं, पूरी दुनिया को पता है जी, लेकिन उसके मिटिगेशन के लिए क्या किया जाए वो थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जी, 80% तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जी,
मीथेन 11.5% है जी नाइट्रस ऑक्साइड है 6%, बचे हुए 2-3% में सारी गैसेस हैं। जी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कैसे कम किया जाए, कैसे नई टेक्नोलॉजीज पे उतरा जाए जी और कैसे हम चीज़ों को अडॉप्ट करें, उसको लेकर बातें हुई थी। जनजातियों को इसलिए कहा गया था कि जो जैसे मान लीजिए रेनफॉल में थोड़ा भी शिफ्ट होता है जी तो उसके वर्स्ट सफरर वही लोग रहेंगे, माइग्रेशन चालू होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगा। जी कैसे इन चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे, उस पर एक गंभीर मंथन हुआ। हाल के वर्षों में यदि हम पिछले 10 साल की यदि बात करें तो आप क्योंकि उसके नोडल अधिकारी भी हैं, तो क्या कोई ऑब्जर्वेशंस हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? 10 साल के क्या, मैं 100 साल के ऑब्जर्वेशन शुक्ला जी आपको बिल्कुल, बताऊंगा। बिल्कुल 1901 से लेके 2017 जी के बीच जो रेनफॉल और टेम्परेचर जी के डेटा को जब एनालाइज किया गया, डेटा हमारे पास में है जी लेकिन एनालाइज करके जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो वो एक ज्ञान की चीज़ आती है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों ने जब एक्शन प्लान बनाना चालू किया तो ये सारे डेटा को लेकर सारे सोर्सेज से एनालाइज किया। जी एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई जी कि 1901 और 1910 के बीच में जी लगभग रेनफॉल 1600 mm था, 160 सेंटीमीटर। अच्छा आज वो 1300, 1350, 1200 के बीच में आ गया है। मतलब पिछले 100 सालों में 300 mm का रेनफॉल लगभग कम हुआ है 3 मिलीमीटर पर ईयर। जी अब वैसे तो यदि न सोचिए तो कुछ भी नहीं है, सोचें तो भयावह स्थिति। बिल्कुल जो एवरेज टेम्परेचर राइज है वो भी डिफरेंट जिलों का लिया गया, 0.15 से लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज है। किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ है। जी तो आप ये देखें कि जब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर राइज की तो हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से उसको चालू करते हैं जी 1850 से 1880 के बीच। जी अभी तक 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। जी यदि ये 1.5 तक भी पहुंच जाएगा तो बड़े डिजास्टर्स रिजल्ट्स होंगे इसके। तो छत्तीसगढ़ में भी जो रेनफॉल पैटर्न है, टेम्परेचर का बढ़ना है, कई जिलों में सीवियर ड्रॉट पड़ा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जी तो ये सारे तथ्य हमने अपने एक्शन प्लान में इकट्ठा किए हैं जी। और उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजी को बनाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस दिन कहा कि जितने ऐसे एक्शंस हैं जो कि क्लाइमेट को ठीक करने की कोशिश जिसमें होगी जी। उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और माननीय वन मंत्री जी ने भी इसी बात को दोहराया। उन्होंने तो एक बड़ी अच्छी बात ये कही कि जो जनजातीय समुदाय हैं जी उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं जी उनको अपनाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्बन न्यूट्रल हैं और अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को भी उस तरीके से ठीक करने का प्रयास करें। आपने जो रणनीति बनाई है और हमने सुना है कि जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड भी बनाया गया, उस पर तो हम अभी आगे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रमुख जो कारण है, जो कारक है, उसमें जैविक ईंधन का उपयोग भी एक प्रमुख कारण है। तो उसके नियंत्रण के लिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या क्या कदम उठाए जाएंगे? इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अक्सर हम ये कहते हैं और बात सही भी है जी कि पर कैपिटा जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है छत्तीसगढ़ का, वो नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ का 8.96 है और नेशनल एवरेज है 2.24। तो लगता है कि हम बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। जी उसके दो कारण हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। जब आप हमारी पॉपुलेशन को देखेंगे, पॉपुलेशन बहुत कम है जी, तो यदि CO2 उत्सर्जित हुआ और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन तो निश्चित तौर से ज़्यादा दिखेगा। बिल्कुल। हमारा एवरेज 209 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जी और कंट्री का 400 के आसपास है। जी इससे एक तो ये फिगर बड़ा दिखता है। जी दूसरा आप ये देखें कि हम कोयले का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और स्टील का प्रोडक्शन जी में बहुत आगे हैं। जी तो ये प्रोडक्शंस तो CO2 को एमिट करते हैं, तो इस कारण से हमारा एवरेज ज़्यादा दिखता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर छत्तीसगढ़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। जी क्रेडा ने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया है जी। और ये कोशिश की जा रही है कि इसको ठीक किया जाए। सर, एक शब्दावली है कार्बन क्रेडिट। तो सबसे पहले तो हम श्रोताओं की तरफ से ये जानना चाहते हैं क्या इसका मतलब होता है और इसके संदर्भ में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वो किस तरह से असर करता है, इसके बारे में बताइए। बहुत सीधे शब्दों में कार्बन क्रेडिट से पहले मैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बताऊंगा। जी बिल्कुल। उससे कार्बन क्रेडिट जुड़ा हुआ है। जी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है जी उसको पकड़ लेना। अच्छा। और उसको कहीं संचित कर देना या उसको कह लीजिए गाड़ देना जमीन पे। पौधा क्या करता है, पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। जी ट्री क्या है, कार्बन का स्टॉक है। जी तो सबसे सही तरीका या सबसे सामान्य तरीका जो जन सामान्य के समझने के लिए है, जी यदि हम पेड़ लगाते हैं जी तो पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन को पकड़ के जमीन पे मतलब सोख लेता है, जी कार्बन को सिक्वेस्टर करता है। जी अब मान लीजिए आपकी एक इंडस्ट्री है, स्टील आप बना रहे हैं, आप तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को
एमिट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये कहा गया है कि आपको कार्बन न्यूट्रल होना है जी 2070 तक। जी आप क्या करेंगे कि भाई आप अपना पैसा लगाइए, हम आपको ज़मीन देते हैं, आप कहीं ज़मीन खोजिए, पौधा लगाइए, जी ताकि जितना आप कार्बन एमिट कर रहे हैं उतने ही कार्बन को आप पकड़ें और सुखाएं उसे। ठीक है जी। तो उसका एक रेशियो है जिसको हम CER बोलते हैं, और कार्बन क्रेडिट। मान लीजिए कोई फार्मर है जी वो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है उसके पास जी लेकिन पेड़ पौधे हैं उसके पास, जी वो 1000 पेड़ लगाता है तो वो कार्बन का संचय करता है। इस कार्बन को वो बेच सकता है किसी इंडस्ट्री वाले को कि भाई तुम्हारे पास मैंडेट है, आप जो है कार्बन न्यूट्रल बनिए, तो हमारे पास कार्बन है, आप खरीद लीजिए जी। और इसी को कार्बन क्रेडिट कहते हैं बहुत सीधे शब्दों। सर, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वन विभाग की ओर से सबसे महत्वपूर्ण कदम, जैसा मैंने कहा कि कार्बन सिक्वेस्टर सीधे सीधे तो वृक्ष ही करता है जी, बाकी और बहुत सारे तरीके हैं जी, लेकिन विजिबल रूप में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन को सोखने का काम करता है वृक्षारोपण। बिल्कुल। हम लोगों के पास जो 44% जंगल है जी, वहाँ जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं वहाँ तो हम वृक्षारोपण कर ही रहे हैं जी, लेकिन साथ ही जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है जी, प्राइवेट ज़मीनें हैं, जी, ट्रस्ट की ज़मीनें हैं, किसी की भी ज़मीन है, जी, उस पे विभाग एक योजना लेके आया है कि हम अपने पैसे से आप केवल ज़मीन उपलब्ध कराइए और पौधा लगाने से लेके उसको मेंटेनेंस तक का, कुछ वर्षों तक मेंटेनेंस के लिए हम इंसेंटिव भी देंगे, पौधा फ्री देंगे, लगाने का कॉस्ट देंगे, खाद पानी का कॉस्ट देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को बढ़ावा देना ताकि उससे बड़ी मात्रा में कार्बन सिक्वेस्टर हो सके। अब सर हम दोबारा फिर अब घूम के आते हैं इसी सम्मेलन पर, जो आपने कहा कि एक एक्शन प्लान बनाया गया, तो वो क्या है वो एक्शन प्लान, क्या निष्कर्ष निकले हैं इस सम्मेलन से, और जलवायु परिवर्तन छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से उसकी निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाया गया है, ये किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दोनों के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, जो सम्मेलन हुआ उसमें 16-17 राज्यों ने अपनी प्रस्तुति दी जी। उसका टेक अवे क्या रहा जी। सबसे बड़ा टेक अवे ये रहा कि बहुत सारे राज्य जो हैं जी वो बहुत बड़ी मात्रा में अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं जी। और हर तरह की ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं जी। रिवर साइड प्लांटेशन है, रोड साइड प्लांटेशन है, एम्बैंकमेंट्स में प्लांटेशन है, डंप्स में है, वो उसको और ज़्यादा गति देना है। जहाँ ज़मीन मिल सके, जहाँ और कोई उपयोग ना हो ज़मीन का, वहाँ पे पौधे लगाए जाएं। पहला टेक अवे ये रहा। दूसरा, केरला राज्य के प्रेजेंटेशन से एक बात निकल के आई कि कई लोग जो जंगलों में हैं वो स्वेच्छा से डिस्प्लेस हो रहे हैं जी। जो जंगलों में जैविक दबाव बढ़ रहा है उसको कम करने का केरला ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी ने भी सुना इसको, और हमारे अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ जी ने भी कहा कि अधिकारियों को एक दल वहाँ पे देखने चला जाए ताकि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट कर सकें। क्या है सर उनकी बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब जो आप बता रहे हैं क्या वो है? ये कह रहे हैं जैसे हम लोग नेशनल पार्क और सेंचुरी से लोगों को कहते हैं कि भाई बाहर चले जाइए, आपको हम स्पेस देते हैं ताकि जंगलों का हैबिटेट सुधर सके, जंगलों का डिग्रेडेशन कम हो सके। उसके लिए हम उनको पैकेज देते हैं, इतना पैसा हम आप पर फैमिली देंगे। वहाँ पर एक वॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट स्कीम है जी। बहुत तरह की चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिससे वो बेनिफिट होते हैं, दोनों म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं जी। और ये बताया गया कि वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है। तो हम लोग अभी जाएंगे केरल, इसका अध्ययन करेंगे क्योंकि एक अच्छी स्कीम लगी हम लोगों को जी। सिक्किम से जो ऑफिसर्स ने प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा कि जो जैसे बच्चा पैदा होता है और वृक्ष, तो बच्चे का एक कार्ड बनता है, वृक्ष का भी हम कार्ड बनाते हैं, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वृक्ष का भी हम रिकॉर्डिंग्स करते जाते हैं जी। एक इमोशनल बैलेंस, इमोशनल टाई अप करने की कोशिश वृक्ष और बच्चे के बीच में किया गया जो कि सफल रहा है। तीसरा, हरियाणा ने बताया कि एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत बड़े स्केल पे हम कर रहे हैं जी। ऐसे 4-5 टेक अवेज थे जो हम लोगों ने समझा कि इसको हमारे राज्य में और ज़्यादा हो सकता है जी। अब आई डैशबोर्ड की बात जी। देखिए, हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे विभाग कर रहे हैं प्रयास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सराहना हो रही है। तो अब ये है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसको हम क्वांटिफाई कैसे करें जी। तो क्वांटिफाई करने के लिए हमने एक सेट ऑफ इंक्वायरीज बनाई अच्छा। सभी विभागों के लिए जी। कि भाई आप वर्मी कंपोस्ट कितना बना रहे हैं, आप किस मेथड से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कितना पानी नीचे से निकाल रहे हैं, कितना आप जो है सोलर का उपयोग कर रहे हैं जी। इन सब को फिर हमने एक प्रोग्रामिंग करके जब उस क्वेश्चन के उत्तर को हम डालेंगे डैशबोर्ड में तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी, ये निकल के आएगी।
बहुत तो ये बड़ा यूनिक सा प्रयोग है। मुझे उम्मीद है कि बाकी राज्य भी इसको सुन के काफ़ी उनको लगा कि हाँ एक अच्छा काम हुआ है छत्तीसगढ़ में। जी सर, हम सब ये जानते हैं शासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, आपका विभाग, आप स्वयं बहुत गंभीरता के साथ इस चुनौती से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि बिना जन भागीदारी के कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती। तो इस समय जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे कि कितना ये बड़ी चुनौती है, भविष्य कैसा हो सकता है और उससे बचने के लिए वो अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? दो चीज़ों पे तो सभी लोग बड़े डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों। जी, जो भी अवेलेबल ज़मीनें हैं, चूँकि हम वन विभाग पौधा निःशुल्क उपलब्ध कराता है, जी, तो वर्षा काल में यदि कोई व्यक्ति एक पौधा भी लगा ले जी, तो 2 करोड़ पौधे लग जाएंगे। विभाग तो लगा ही रहा है, जी, लेकिन इतनी ज़मीन तो कोई कहीं से भी निकाल लेगा। बिल्कुल, मैं रायपुर में जिस कॉलोनी में रहता हूँ, जी, हर साल कहीं ना कहीं जगह खोज के 1-2 पौधे लगाता हूँ। जी, तो यदि ये भी एक पौधा लगाएंगे वर्षा काल में, 2-3 साल तक देखना पड़ता है उसको। दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत काम कर रहा है। अभी देखिए, मैंने भी अप्लाई किया है कि मेरे घर की छत पर भी आप लगा दें। हाँ, वो पीएम सूर्य घर जो योजना PM सूर्य घर प्रधानमंत्री जी ने योजना। अभी लॉन्च की है। जी, अब वो मतलब हमारा जो बिजली का आता है उसमें से वो न्यूट्रल कर देते हैं, घटा देते हैं। जी, किसी में ऐसा भी हो सकता है हमने बिजली खर्च नहीं की तो हमको उसका पैसा मिल जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी योजना है। मुझे लगता है हर व्यक्ति जिसके छत पे जगह है जी, और वो अफोर्ड कर सकता है, सस्ती भी है, उसको करना चाहिए। ये 2 चीज़ें यदि हम करें जी, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और ये चीज़ें ऑलरेडी क्रीडा के प्रयास से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रयास से छत्तीसगढ़ में हो रही हैं और आगे ज़्यादा अच्छी होंगी मुझे लगता है। पांडे साहब, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी, हार्दिक आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का यह अंक संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।